हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में और मेनली प्रिज्म के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर देख भी लिया है। अब आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे थीन प्रिज्म को। इसको देखेंगे थीन प्रिज्म को। तो सर, जो पिछला वाला प्रिज्म था और ये वाला जो प्रिज्म है, दोनों अलग अलग है क्या? देखो, है तो प्रिज्म ये भी और पिछला वाला जो प्रिज्म पढ़ाया था वो भी। तो मेनली जो प्रिज्म था, उस प्रिज्म को अगर हम बहुत छोटे एंगल के रूप में क्रिएट करते, मतलब जैसा कि आप प्रिज्म का स्ट्रक्चर जानते हो, ट्रायंगुलर शेप में होता है, पिरामिड शेप में। तो इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक होता है इंसिडेंट सरफेस, दूसरा होता है इमर्जेंट सरफेस, और इनके बीच में एक एंगल बनता है ना, बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, बिल्कुल। तो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म को छोटा कर दिया जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? छोटा है, स्मॉल है, ठीक। तो उस केस में इस प्रिज्म को हम क्या नाम देंगे? क्या बोलते हैं? थीन प्रिज्म बोलेंगे। अगर स्मॉल हो जाए तो इधर से एरो मारिए। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो उस प्रिज्म को हम थीन प्रिज्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ वाले एंगल को अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो एक्स वाई जेड है, तो हमने किस नाम से रखा था? एक्स के नाम से रखा था, है ना। यानी एंगल एक्स को हम बोल रहे थे एंगल ऑफ प्रिज्म। यस और नो? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस चीज को कनेक्ट करिए तो आपने मिरर पढ़ा। मिरर में हम लोगों ने देखा था कि हमेशा अपार्चर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, है ना। स्मॉल अपार्चर था, है ना, स्मॉल अपार्चर यानी छोटा द्वारक, छोटा द्वारक। और ऐसे लेंस में हम लोगों ने पढ़ा, तो लेंस में लास्ट में हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था? थीन लेंसेस पढ़े थे। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है कि हम जो यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, मेनली आप लेंस की बात कर लो, तो आप जो चश्मा पहनते हो उसके अंदर जो लेंस लगा होता है बहुत मोटा होता है क्या? नहीं, बहुत पतला होता है कि नहीं होता है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो लेंसेस यूज करते हैं वो पतला होता है, क्योंकि हमको जरूरत उतने की ही होती है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती पतला करके पहन रहे हैं, नहीं, उतने में ही हमारा काम चल जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग थीन लेंस यूज कर रहे हैं वहां पे। मिरर में भी हम जानते हैं स्मॉल अपर्चर वाला मिरर ही हमारे काम लायक है। बड़ा अपर्चर का हमारे लिए फिलहाल में कोई यूज नहीं है, बड़े जगह पे यूज है। अब भाई शीशा देखने के लिए बड़े अपर्चर का हम कहाँ, मतलब अपना चेहरा देखना हो उसके लिए हम बड़े अपर्चर का मिरर लेके क्या करेंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो जो यूज करते हैं उसको देखना जरूरी होता है। ऐसे प्रिज्म में भी हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे? थीन प्रिज्म का। तो थीन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, है ना। तो प्रिज्म का पढ़ डाला कॉन्सेप्ट, तो अब हमें क्या पढ़ना है? थीन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। अब जिन लोगों ने प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उन्हें ही थीन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थीन प्रिज्म क्या है सर? जिसका एंगल, मतलब जिसमें प्रिज्म का एंगल छोटा हो, यानी ऐसा प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म यानी दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल है, और ये दोनों सरफेसेस कौन सी है? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिन पे खेल होने वाला है, उनके बीच का एंगल अगर क्या है? छोटा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये थीन प्रिज्म माना जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रिज्म की कहानी में ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे एक रे ऐसे जाती है, ये जाती है जब, तो यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो ये क्या होती है? इस नॉर्मल के अलॉन्ग झुक जाती है, फिर जाती है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और फिर ये क्या होती है? इस प्रिज्म से बाहर निकल जाती है ना। अब इस दौरान आप जो भेजे हो किरण, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये नॉर्मल के साथ एंगल आई क्रिएट करती है। और जब ये प्रिज्म के अंदर जाती है, तो जो किरण अंदर जाती है वो नॉर्मल के साथ R1 एंगल क्रिएट करती है। फिर ये क्या होती है? बाहर जाती है, तो बाहर जब जाती है तो किसके साथ सर? इस प्रिज्म के साथ कितना एंगल क्रिएट करती है? ये ई करती है, इमरजेंट एंगल बोलते हैं। और ये जो रे बाहर निकली इसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी। और मेनली ये जो किरण अंदर है, तो ये दूसरे वाले नॉर्मल के साथ, ये पहला नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल, दूसरे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है? ये R2 बनाती है। क्लियर है? आप उसको ऑन कर दीजिए, बिकॉज बाहर की समस्या हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे दो एंगल बने हैं, है ना। इन सभी को हम क्या बोल रहे हैं? ये सब के सब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर ये लेंसेस इनके बीच का ये वाला एंगल छोटा, तो ये सभी भी क्या हो जाएंगे? छोटे। तो आपको ऐसे भी बोल देगा कि थिन प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जहां का रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो? छोटा हो। अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो? छोटा, रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे? थिन प्रिज्म, ठीक है ना। थिन प्रिज्म क्लियर है ना? तो थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका।
अब आप जैसे कि जानते हो कि प्रिज्म पे ये सब चीज़ें होती है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्चुअल में प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म सबसे पहला काम तो ये करता है कि किरण को भटका देता है, यानी किरण अगर सीधे जा रही है तो इसको दूसरे पाथ में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा अभी इसका एक और यूज देखेंगे जहाँ पे आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी देखोगे, जहाँ पे ये लाइट को डिस्पर्ज कर देता है। लेकिन पहला कंडीशन क्या है कि लाइट को ये भटका देता है। कैसे भटका देता है, यहाँ से आप फील कर सकते हो कि ये लाइट पहले कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, ऐसे जाती ना सीधे, लेकिन जब ये प्रिज्म पे पड़ी तो कहाँ चली आई, यहाँ पे चली आई। तो अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि कितना भटकी है तो हम कैसे पता करते हैं सर? तो सर यहाँ पे देखते हैं कि जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल रे है, ये ओरिजिनल रे है और ये क्या है, एक्चुअल रे है ना, एक्चुअल रे है, मैंने वास्तविक में ये है ना, और ओरिजिनल ये थी। तो इसके बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, यही तो भटकाव बताएगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और डेल्टा मतलब सर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ये बता रहा होता है कि लाइट कितना अपने पाथ से भटकी हुई है, ठीक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों का पूरा फोकस इस एंगल ऑफ डेविएशन पे था। हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन किया, फिर एंगल ऑफ डेविएशन को किससे कनेक्ट किया, चूंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन का कनेक्शन किससे दिखाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दिखाया। क्या ये बातें पता है? बिल्कुल पता होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एक्स, पहला तो ये देखा था। दूसरा ये देखा था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, इस केस में यही होता है R1 प्लस R2। फिर हम लोगों ने देखा कि जब मिनिमम अगर हो जाए तो मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए बताइए सर, वो हो जाएगा 2i माइनस एक्स हो जाएगा ना, और उस केस में x इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, क्योंकि होता क्या है मेनली जब मिनिमम होता है तो मिनिमम, तो उस केस में R1 और R2 भी क्या हो जाते हैं बराबर, I और E भी क्या हो जाता है बराबर, और R1 R2 बन जाता है R। तो उस केस में x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r, और दैट मीन्स r इज इक्वल टू हो जाएगा x/2। तो ये दोनों एक साथ रखिए, दोनों का, ये तीनों का एक साथ आप रिलेशन दिखा सकते हो, ठीक है। और ये अलग है कि I और E क्या होंगे, जब बराबर होंगे तभी जाके क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको नजर आएगा। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम जानते हो कब होगा, जब एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाए 90, है कि नहीं है। जब एंगल I 90 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम आपको मिलेगा। ये तो हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन का खेल देखा था। और उसके बाद अगर हम क्या देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आया था सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया था साइन डेल्टा मिनिमम प्लस x/2 अपॉन पूरे के नीचे साइन x/2 लिखा था, पढ़ा था, है ना। तो ये टोटल 4 हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखे थे, है ना, और वही ऑब्जर्वेशन हमें आज भी देखने हैं। क्या चारों देखने? नहीं, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि भैया ये जो रिफ्रैक्शन का खेल हुआ है, उस रिफ्रैक्शन के खेल के दौरान एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, थीन प्रिज्म पे। यानी अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस पे हो रहा है, थीन प्रिज्म पे, तब एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन पता होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे ला के रख सकते हैं ना वैल्यू, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिएगा कुछ ऐसा खेल होगा कि यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये सभी फॉर्मूले आप किसके लिए यूज किए हो सर, जनरल प्रिज्म के लिए। लेकिन जब थीन प्रिज्म आएगा तो उसके लिए आज हम अलग देखेंगे। मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर थीन प्रिज्म है तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसा है, ठीक है। देखा जाए ये सभी बातें आपको पता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। तो कुछ फॉर्मूले तो आपको प्रॉपर मुझबानी याद हो गए होंगे, जैसे ये वाले अरे सब याद हो गए होंगे, ठीक है। एक एक करके कितना बताएंगे, सब याद हो गया होगा आपको। चलिए नहीं याद होगा तो हम बता देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखिएगा, मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मैंने प्रिज्म बनाया है वो क्या है, थीन प्रिज्म है। थीन प्रिज्म का मतलब मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिंग एंगल छोटा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा, छोटा होगा। तो एज्यूम कर रहा हूँ इफ एंगल I, एंगल E
एंगल R1, एंगल R2, ये सब के सब क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल है, हाँ या ना? रिफ्रैक्टिंग एंगल है कि नहीं है? और ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अगर क्या हो? छोटे हो, वेरी स्मॉल, स्मॉल, then we can say that given prism is a thin prism, yes or no? अगर ये होगा तभी तो बोलूंगा मैं थिन प्रिज्म है, हाँ या ना? अगर ये बहुत छोटे होंगे तब। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। एंगल X, एंगल I, एंगल E, एंगल R1, एंगल R1 एंड एंगल R2, ठीक है? ठीक है, इन सबको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है? देखा जाए, अब ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि ये थिन प्रिज्म है। अब रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम खेलेंगे खेल। पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन I अपॉन साइन R1, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा जहाँ पे तो सेकेंड स्नेल लॉ आएगा ही आएगा। रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम ये है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, है ना? तो साइन I अपॉन साइन R1 होगा। और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या तरीका बताया है, बता सकते हैं आप? जिसमें से जाता है और जिसमें इंटर करता है। तो हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं? जिसमें इंटर कर रहा होता है, यस और नो? जिसमें इंटर कर रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है ना? तो यहाँ पे मैं म्यू एम लिख सकता हूँ, है ना? सॉरी, म्यू पी, या ऐसे सिंपल लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ से एयर से जा रहा है ना, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? सिंपल। और जाहिर सी बात है, इसमें मेन कौन है? प्रिज्म है ना, तो डायरेक्ट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का ही लोगे, एयर का तो लेने नहीं जाओगे, तो आप इसको म्यू भी लिख सकते हो। ओके भाई, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है वही तो मेरे लिए मेन है ना? तो यही, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट म्यू डाल दूंगा, क्योंकि इसी से मेरा लेना देना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, ना मानो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं I एंड R1 वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, है ना? हिंदी वाले लिख लेंगे ना सभी सब, बिल्कुल। तो भाई मैंने लिखा है कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये प्रिज्म का कोण है, ये क्या है? अपवर्तित एंगल है। और अगर ये छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया प्रिज्म है वो बहुत पतला प्रिज्म है। थिन प्रिज्म मतलब पतला प्रिज्म है, ठीक है? अब मैंने क्या लिख दिया कि I एंड R1 वेरी स्मॉल, यानी I और R1 क्या है? बहुत छोटे हैं। तब क्या होगा कि जो साइन I होगा वो अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगा I के, और जो साइन R1 है वो अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगा R1 के। हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट इतना बराबर हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे साइन I लिखा है वहाँ पे I लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन R1 लिखा है वहाँ पे R1 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू पी ए हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 म्यू पी ए के जगह पर डायरेक्ट केवल म्यू लिखो, ठीक है? तो म्यू I इज इक्वल टू क्या आ गया? R1 म्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको मत मानो, इसको मान लो, ठीक है? अब ऐसे ही ये तो एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है, प्रिज्म में तो दो जगह पर रिफ्रैक्शन होता है, एक यहाँ भी तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ पे भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन हुआ है बताओ? यहाँ पे सर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, एक यहाँ पे, मतलब यहाँ से किरण गई है, ये किरण यहाँ से निकली है और यहाँ पे बाहर चली गई, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है, यानी ये किरण ऐसे गई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई। तो जब ये किरण गई है तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? R2, तो क्या लिख दूंगा? साइन R2। जब बाहर निकली तो ये नॉर्मल के साथ कितना कोण बना रही है सर? R2 सॉरी E कितना बना रही है? E बना रही है। और यहाँ पे जिसमें जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा? एयर का, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, जिसमें से निकला है ना? तो हमें किसका चाहिए? हमें तो प्रिज्म का चाहिए, तो हम इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, 1/PA, हाँ या ना? बोलो। अब 1/PA का मतलब 1/μ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं यहाँ भी सेम कहानी होगी, अगर यहाँ पे मैंने मान लिया है ना थिन प्रिज्म है, तो R2 एंड E वेरी स्मॉल, है या ना? अगर बहुत स्मॉल है तो उस केस में साइन R2
इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R2 एंड साइन E अप्रोक्सीमेट इक्वल टू E हो जाएगा। बोलो यस सर। अब फटाफट क्या कर दो, पुट कर दो, तो R2 अपॉन E हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरी की जगह पे मैं लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन म्यू लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ। इसको इधर भेज दो, भेज दूंगा और पलट दो, या सिंपल एक काम करो, क्या करो, इसको ही इधर बुला लो और इसको इधर भेज दो, तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको R2 इंटू म्यू, मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान सकता हूँ, है ना। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो ये होता है I प्लस E माइनस एक्स होता है, यस और नो, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये होगा डेल्टा होगा इस I के बराबर होगा। अब इक्वेशन 1 से I की वैल्यू निकाल के लेके आ जाओ, तो ये क्या होगा, R1 प्लस म्यू हो जाएगा, R1 इंटू म्यू होगा, R1 इंटू म्यू प्लस E की वैल्यू कितनी होगी, R2 इंटू म्यू, और यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 म्यू, मतलब म्यू म्यू कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। और माइनस एक्स लिखा है, तो यहाँ भी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो, इसके नीचे ही लिख लो, चूंकि एक काम करो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है कि नहीं होता है, होता है। चूंकि x इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो उसको भी पुट कर दो, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और माइनस R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा, R1 प्लस R2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, है ना, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इनटू बगल में क्या हो जाएगा, बगल में हो जाएगा म्यू माइनस 1 आ गया। और ये जो आपको मिल रहा है इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, इसको आगे पहले लिख लो, म्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2 मिला, और दैट इज योर मेन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला show the relation between किसके किसके, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यस और नो, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला देखने के बाद तुम्हें एक चीज नजर आएगी, वो चीज क्या है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है। तो सर ऑब्जर्वेशन ये है कि थिन प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, it is not dependent upon incident angle and emergent angle, yes or no, it is depend upon refractive index of prism, yes or no, क्लियर है कि नहीं है। यानी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है अपना एंगल ऑफ डेविएशन, जब प्रिज्म क्या है, बहुत पतला है, क्योंकि I बहुत छोटा है, E बहुत छोटा है, इसीलिए उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर है। अरे हाँ ना बोलिए, तो ये चीज नजर आई, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर मैं लिख रहा हूँ। एक बार एमर्स में रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे कि ओवरऑल क्या करना है, मोटी मोटा बता दीजिए। तो मोटी मोटा 2 जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि यहाँ पे, कि यहाँ पे। स्नेल का नियम 2 जगह पे लगा लो, एक पहले वाले सरफेस पे, ये कहाँ पे लगाया हूँ मैं, ये कौन सा सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस, एट इंसिडेंट सरफेस, है ना, एक इंसिडेंट सरफेस पे निकाल लिया। और दूसरा मैं स्नेल का नियम कहाँ लगाऊंगा, क्योंकि दूसरी बार रिफ्लेक्शन का हो रहा है, इमर्जेंट पे, एट इमर्जेंट सरफेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट सरफेस पे मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली। ऐसे इमर्जेंट पे निकालूंगा तो फिर E की वैल्यू निकाल लिया। फिर डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला हमने पिछली रात में क्लियर किया था, है ना, पिछले से पिछले वाले रात में। और वहाँ पे हम लोग I और E देखे थे, तो I और E की वैल्यू हमको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या आएगी, R1 म्यू, E की वैल्यू R2 म्यू, पुट कर दिया। अब X की वैल्यू हम जानते हैं, अभी लिखवाया भी था फॉर्मूले में, R1 प्लस R2 होता है, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया, तो म्यू इंटू R1 प्लस R2, यहाँ पे भी R1 प्लस R2 कॉमन ले लूँगा, तो इंटू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने जो ऑब्जर्व करना है वो लिख लेता हूँ, तो ये थीन प्रिज्म का खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिज्म का दूसरा रूप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमने देखा कि अगर, हिंदी में भी लिख देता हूँ, अगर
थीन प्रिज्म है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन डू नॉट डिपेंड अपॉन इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण एंड इमर्जेंट एंगल। इसको पहले ई लिख लीजिएगा, इसको आई लिख लीजिएगा, ठीक है। इट इज ओनली not only it is depend upon refractive index of prism, ठीक है। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन मैंने लिख दी। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि it is depend upon refractive index of prism, not depend upon इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। ओके, क्लियर है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये प्रिज्म के लिए था, और ये प्रिज्म में आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आई और ई पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नो, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो थीन प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में आपको ये पकड़ के रखना होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए बढ़िया से।